हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस के पॉलिटी के लेक्चर में। और ये पॉलिटी का कौन सा लेक्चर है हमारा? जी हाँ दोस्तों, आपने ये देख लिया होगा। तो ये क्या है हमारा? प्रियम्बल। दोस्तों, प्रियम्बल एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा रोमांचक सा टॉपिक है। ठीक है जी। अब क्या है कि प्रियम्बल में आगे जाने से पहले पहले हम इसे पढ़ेंगे। अब यूजुअली क्या है कि आपने ये चीज़ देखी होगी कहाँ पे? एनसीईआरटी की सारी किताबों में शुरू में देखी होंगी। अगर आपके पास पढ़ी हुई है तो आप देखेंगे। और इसको पढ़ना तो ज़रूरी है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। वी नीड टू रिमेंबर दिस। क्यों? क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि आपसे जब आप कोई एग्ज़ाम निकाल देते हैं, ठीक है, और आपका जब इंटरव्यू होता है, कई बार आपसे इंटरव्यूअर पूछ भी लेता है कि बताइए हमारा प्रियम्बल क्या है। ठीक है जी। तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, faith and worship, equality of status, of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation in our constituent assembly on the 26th day of November of 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution। दोस्तों देखिए, आपको ना किसी भी बुक में अगर आप पढ़ेंगे, चाहे लक्ष्मीकांत है या कोई भी और बुक है, उसमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने ये चीज़ याद कर ली है, ये चीज़ पूरी याद कर ली है, फिर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों। बेसिकली प्रियम्बल होता क्या है? प्रियम्बल बेसिकली एक आईडी कार्ड की तरह होता है। आईडी कार्ड जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये आईडी कार्ड है, ठीक है जी। इसमें नेम दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है जेठालाल। जेठालाल। फादर का नाम दिया है चंपक लाल। ठीक है जी। एड्रेस दिया हुआ है पाउडर गली, गोकुल धाम सोसाइटी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने तारक मेहता देखा है तो आप रिलेट कर रहे होंगे। और एड्रेस दिया है मुंबई। ठीक है जी। इस तरीके से बेसिकली इसमें डिटेल्स दे दी हुई आईडी कार्ड में कि जी है क्या, जेठालाल है, इसके पापा का नाम ये है, एड्रेस ये है। बट इंटरनली क्या है कि जेठालाल की वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उसके रिलेटिव्स हैं, ये सारी चीज़ें अंदर की हैं। लेकिन अगर आईडी कार्ड देखेंगे तो हाँ जी, नाम ये है, एड्रेस है, हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि बेसिकली क्या है। ठीक है जी। तो ये जो हमारा प्रियम्बल है, ये बेसिकली आइडिया है किसका? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये एक आइडिया दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया क्या है, उसके अंदर क्या है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, हमने सोना नहीं है लेक्चर में। काफ़ी लोग होते हैं कि पॉलिटिकल लेक्चर है सर, सो जाता हूँ, या फिर 1x की स्पीड पे देखेंगे। हमने सोना नहीं है, रिलेट करेंगे। ठीक है जी। तो एन ए पालखी वाला जो रेनाउंड ज्यूरिस्ट है, उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड कहा था किसको? प्रियम्बल को। तो अब सबसे पहले हम फीचर्स देखते हैं। ठीक है जी। फीचर्स क्या हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उन्होंने कुछ चीज़ें बोली थी। ठीक है जी। उसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट, सॉवरिन और रिपब्लिक नेशन है। ठीक है जी। और इंडिया जो है वो एक यूनियन है स्टेट्स का, जिसमें कि ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज भी आएंगी और जो कोई विलिंग है वो भी आ जाएंगे। मतलब कि जो ब्रिटिश टेरिटरी हैं बनी हुई थी, चाहे वो फिर कोई भी स्टेट हो, वो हमारे अधीन आ सकता है, और जो विलिंग है वो भी हमारे अंदर आ सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू की जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसमें ये बात करी है। अगले पॉइंट क्या है कि टेरिटरी जो बनेंगी, ठीक है जी, वो एक ऑटोनॉमस यूनिट की तरह काम करेंगी। ठीक है जी। मतलब कि उनकी खुद की एक पहचान होगी, जिसमें कि पावर्स और फंक्शंस जो होंगे वो यूनियन डिसाइड करेगा। तो ये अगला पॉइंट है। ओके जी। और उसके बाद दिया कि जितनी भी पावर्स और अथॉरिटी है, ठीक है जी, वो सॉवरेन और इंडिपेंडेंट इंडिया की है। ठीक है जी। और कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी ये पावर्स आएंगी इंडिपेंडेंट इंडिया की, ये कहाँ से आएंगी? फ्रॉम द पीपल। मतलब कि अगर आपकी पावर कहाँ से डिराइव हो रही है? फ्रॉम द पीपल। दोस्तों देखिए, हम जब भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उसमें आपके जो होते हैं क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि किसी भी टॉपिक से, जैसे कि अभी आपका कोई क्वेश्चन अगर पूछता है कि जो पावर है वो किससे डिराइव करता है प्रियम्बल, तो कहाँ से करता है जी? पीपल से। और दूसरा क्वेश्चन है कि
प्रियम्बल कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो वो किया गया है यूएसए से। ठीक है जी। आपको छोटे छोटे जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स जो भी आपको दिखते हैं वहीं से ही एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है जी। तो अगला पॉइंट है कि ऑल पीपल ऑफ इंडिया शैल बी गारंटेड एंड सिक्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। देखिए जी, अब अगर हम ऊपर आएंगे, अगर ऊपर थोड़ा आते हैं तो देखिए इसमें सब कुछ दिया हुआ है, जस्टिस के बारे में भी दिया हुआ है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने ये याद कर लिया, चाहे फिर आप ऐसे भी लिखना चाहेंगे, तो आपका पूरा का पूरा ही यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस के बारे में बात की है, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में की है, फंडामेंटल ऑफ फ्रीडम्स ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एलोकेशन एंड एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मॉरलिटी। तो इसका सही मायने में अगर देखी जाए ना, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आगे किस तरीके से आ रहा है उसके बारे में बात की गई है। कि अब देखिए जैसे कि इक्वालिटी के बारे में आए तो फिर हमारे राइट टू इक्वालिटी आ जाएगा। ठीक है जी। धीरे 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 हम मतलब प्रियम्बल के बाद आप देखेंगे कि हाँ जी हमारे फंडामेंटल राइट्स आ गए हुए हैं, सब कुछ सारी चीज़ें। तो प्रियम्बल जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है जी। अब देखिए, द माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस शैल बी प्रोवाइडेड विद एडुकेट सेफगार्ड्स। ठीक है जी, ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में मेंशन्ड है। ठीक है जी। और फिर अगला है कि द लॉ वुड मेक अ फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ पढ़ेंगे और या फिर उसमें गांधीन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है जी, तो जो हमारी डायरेक्शंस दी गई हैं स्टेट को, उसमें भी इसका कहीं ना कहीं मेंशन है। ठीक है जी। और इंडिया जो है वो एक पीसफुल स्टेट ही माना जाता है। वो क्यों? क्योंकि हम गांधीवादी हैं, गांधीवादी हैं। चलिए अब देखते हैं कि पर्पस क्या है प्रियम्बल का। हर चीज़ का पर्पस होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी पर्पस है कि आपको ज्ञान दिया जाए। ठीक है जी। तो जो ये देखिए अब आ गया कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल। तो हमने कहाँ से अडॉप्शन करी है? यूएसए से। ये अगला पॉइंट आ गया। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस। देखिए हमने भी फॉलो कर लिया। अब दोस्तों इसके साथ हमें अब देखिए दिमाग जो है, पॉलिटी जब भी आप पढ़ेंगे दिमाग को खोलना है कि अगर हमने यूएसए से कोई चीज़ अडॉप्ट की है तो बाकी और कौन सी चीज़ें हैं जो हमने अडॉप्ट की हुई हैं, और कंट्रीज़ क्या क्या हैं, तो दिमाग चलता है ना। ठीक है जी। तो हम बाकी कंट्रीज़ से हमने क्या क्या चीज़ अडॉप्शन करी है वो सब हमारा दिमाग चलना चाहिए। दोस्तों जब भी आप कभी कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम प्रियम्बल कर रहे हैं, तो अपने साथ एक पेन और पेपर ज़रूर रखिए। और जैसे आप अगर अपने नोट्स बना रहे हैं एक साइड पे, जैसे अगर ये आपका पेज है, अगर एक साइड पे नोट्स बना रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे आप स्टार बना के अपने डाउट्स लिखते जाइए जो आपके दिमाग में जो चल रहा है। उससे क्या होता है कि आपकी फ्रेमिंग ऑफ द माइंड चलती रहती कि अच्छा आज सर ये पढ़ा रहे हैं, अच्छा ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, ये चीज़ ऐसे क्यों हुई। और आप जब उस चीज़ को आप रिसर्च करते हैं तो आपको 4 चीज़ें और भी पता चलती हैं। ठीक है जी। चलिए, तो प्रियम्बल में बेसिकली समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब क्या है? समरी का मतलब कि आपको पूरी तरीके से बता दिया गया है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें दी गई हैं और उसको आगे में विस्तार में बताया गया है। ठीक है जी। चलिए, तो बेसिकली जब हम यूज़ करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमने जो है सारी की सारी सोर्स के बारे में बात कर दी है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम जो भारतीय हैं उन्होंने ये जो राइट है, जो हमने पावर दी है, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया ने दी है। मतलब कि इसमें ना किसी सोसाइटी का हाथ है, ना किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, ना किसी लीडर का है। ठीक है जी। ये मतलब कि ये देखिए, ये मतलब कि ना किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आता है, ना किसी फॉर्मर रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट से आता है। मतलब ये पीपल एट लार्ज ने पावर दी है। ठीक है दोस्तों, जो पावर है वो वी द पीपल एट लार्ज ने दी है। मतलब कि ये किसी और सोर्स से नहीं आता। हम सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है।
और फिर सेकेंडली जो है बहुत ही स्पष्ट भाषा में लिखा है, पुट्स इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है, बड़े ही सीधे शब्दों में कहा है कि ये जो आइडल्स हैं उसमें क्या आते हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है जी, ये है इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है जी। थर्डली क्या बात कि हमारे जो भी आइडल्स हैं, हमारे जैसी भी पॉलिसीज़ बन रही हैं वो वेलफेयर स्टेट के लिए है। वेलफेयर स्टेट क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि कुछ भी हमारी पॉलिसी बन रही है या किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट जो है पीपल के भलाई के लिए होगा। कोई भी ऐसी चीज़ है वो वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए ही होगी। ठीक है जी। और लास्टली जो है प्रियम्बल जो कहता है कि जितने भी हमारे हायर कोर्ट्स हैं कंट्री के, जितने भी हायर कोर्ट्स हैं वो इंटरप्रिटेशन जो है वो प्रियम्बल से ही लेंगे। ठीक है जी, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रियम्बल से लेंगे। दोस्तों प्रियम्बल जो है वो एनफोर्सेबल नहीं होता है कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्फोर्सेबल का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपने कोर्ट ऑफ लॉ में बोला है कि जी ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, वो उस तरीके से नहीं हो सकता है, मतलब इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन ज़रूर ले सकते हैं कि ऐसी ऐसी काफ़ी घटना हुई थी और उससे हम ये चीज़ समझते हैं। ठीक है जी। चलिए अब आगे चलते हैं मीनिंग के बारे में। अब एक एक वर्ड को हम पकड़ रहे हैं। ठीक है जी, हम एक एक वर्ड को पकड़ रहे हैं, वी द पीपल से लेके आगे। अब आते हैं सॉवरेन। सॉवरेन का बेसिक मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब होता है हम किसी के अधीन नहीं हैं, मतलब हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, मतलब कि एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस, मतलब कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर पे कंट्रोल नहीं करती है, मतलब कि हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है जी। और जो है ये कहता है अ कंट्री कैन नॉट हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट बीइंग सॉवरेन, इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री। ठीक है जी। इट इज़ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, मतलब बाहरी किसी भी कंट्रोल से ये फ्री है, और वो अपनी खुद की पॉलिसीज़ बना सकता है और खुद की फॉरेन पॉलिसी भी बना सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम जो हैं वी आर द पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ठीक है जी, हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में आते हैं, प्लस हम ऑल्सो पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस भी हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम इनके किसी भी फैसले से अधीन नहीं हैं, हम अपने आप को इंडिपेंडेंट ही मानते हैं, और इंडिया किसी भी ऐसी चीज़ पे बाइंडिंग नहीं है इसके या इसके फैसलों से। ठीक है, जैसे कि इंडिया की बाकी काफ़ी ब्रिक्स का भी पार्ट है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, समिट्स का भी पार्ट है, लेकिन इंडिया की खुद की फॉरेन पॉलिसी है और वो किसी के भी अधीन नहीं है। ठीक है जी। चलिए अब सोशलिस्ट के ऊपर आते हैं, अब हम वर्ड बाय वर्ड डाइसेक्शन करेंगे। ठीक है जी। सोशलिस्ट जो था वो प्रिलिमिनरी ओरिजिनल उसमें नहीं था, ओरिजिनली नहीं था, तो हमारे जो लेटर स्टेजेस पे जो ऐड हुए हैं वर्ड्स वो अभी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। हमारा सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। देखिए दोस्तों, मोस्टली जो अब आप एग्ज़ाम में करेंगे तो आप इंटीग्रिटी भूल जाएंगे। देखिए 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, इंटीग्रिटी भी है, सोशलिस्ट और सेकुलर तो याद रहेगा, इंटीग्रिटी भी है। ठीक है जी। और ये कौन से 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड हुआ था। ठीक है जी। तो ये सोशलिस्ट क्यों ऐड हुआ था, ये किस कंटेक्स्ट में ऐड हुआ था? इकोनॉमिक प्लानिंग के मतलब कंटेक्स्ट में हुआ था। इसका मतलब ये है कि हमारे जो प्राइवेट और जो पब्लिक इकॉनमी है वो दोनों साथ बाय साथ चलें, मतलब को एग्जिस्ट करें। ठीक है जी। और उसका बेसिक एम क्या था कि पॉवर्टी को हटाना है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली इसका मतलब था कि इकोनॉमिक प्लानिंग इस तरीके से है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों पॉवर्टी को हटाए। लेकिन जी हुआ क्या था कि 1991 में लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो गई थी, जिसमें कि प्राइवेटाइजेशन काफ़ी चीज़ें हो गई थी। तब थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन मार्क आया था कि आर वी रियली अ सोशलिस्ट कंट्री। ठीक है जी। 1991 में लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुई थी,
काफ़ी प्राइवेटाइजेशन हो गई थी, तो ये थोड़ा सा ये सोशलिस्ट डाइल्यूट हो गया था। ठीक है जी। चलिए, तो इसका वही है कि मिनिमम बेसिक नेसेसिटी जो है उसके बारे में बात करी है कि पॉवर्टी में मिनिमम बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे बीपीएल परिवार हो गए, आईआरडीपी, काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, ताकि हम सोशलिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल ठीक करें। और देखिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है वो भी इसमें रिफ्लेक्ट किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है जी। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड हुआ था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं था, ये डायरेक्ट था 39D में। ठीक है जी। मोस्टली जो है हम गलतियां कहाँ से करते हैं कि 39 जहाँ पे आया तो हम 42nd अमेंडमेंट के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है जी। तो 42nd अमेंडमेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड थी, सिर्फ ये वर्ड्स ही नहीं ऐड हुए थे, काफ़ी बहुत सी चीज़ें भी ऐड की गई थी। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आता है 39D में। ठीक है जी। फिर आते हैं हम सेक्युलर में। देखिए, अब सेक्युलर भी 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। ठीक है जी। सेक्युलर का मतलब होता है कि हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। ठीक है जी। हमारे लिए सब रिलीजन सेम है। ठीक है जी। चाहे उनकी कितनी ही स्ट्रेंथ हो, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो। ठीक है जी। हमारे पारसी कम्युनिटी जो है वो बहुत ही कम है, या फिर हिंदू कम्युनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, इट डज़ंट मैटर, उसका सेम स्टेटस और सपोर्ट मिलेगी स्टेट से। ठीक है जी। चलिए, अब आते हैं डेमोक्रेटिक पे। डेमोक्रेसी जी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, फॉर द पीपल बाय द पीपल। ठीक है जी। पूरी चीज़ क्या है इसमें? डेमोक्रेसी जो अब्राहम लिंकन ने कहा था, इट इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब कि ये जो है ऑफ द पीपल, मतलब कि ये गवर्नमेंट जो है लोगों की होती है, लोग बनाते हैं और लोगों के लिए ही बनी होती है। ठीक है जी। बड़ा ही पुराना कॉन्सेप्ट है, अब्राहम लिंकन ने दिया था, लेकिन इससे ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल कभी भी नहीं मिल सकता है। ठीक है जी। हमारी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है। ठीक है जी। मतलब कि हमारे लोग चुन के जाते हैं कहाँ पे? लोकसभा में और राज्यसभा में। ठीक है जी। ये हुआ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। और स्टेट में क्या होता है? लेजिस्लेटिव। ठीक है जी। मतलब कि हम अपने जो नुमाइंदे हैं उनको खुद चुन के भेजते हैं, लेकिन हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है हमारा? द प्रेसिडेंट। ठीक है जी। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। ये जो हैं हमारे लोकसभा और राज्यसभा, ये डायरेक्ट इलेक्शंस में हैं, और ये जो हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस में आते हैं। ठीक है जी। बट इसमें भी जब आप पार्लियामेंट करेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि इसमें नॉमिनेटेड भी होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है जी। तो ये आ गया हमारी डेमोक्रेसी। चलिए, अब आगे चलते हैं। अब आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का असली मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का असली मतलब होता है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब है, इसका मतलब है कि जो सुप्रीम पावर जो है वो जो लोगों के पास है और उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास है, जो कि इलेक्टेड या नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है जी। मतलब जैसे कि ब्रिटेन की जो महारानी है वो उनकी हेड मानी जाती हैं। ठीक है जी। और वो मोनार्क है। लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में जो हेड है, अभी हमने बोला था, प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री हैं, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं 5 साल के लिए। ठीक है जी। तो हम गणतंत्र राज्य हैं। ठीक है जी। अब जस्टिस पे आते हैं, एक एक वर्ड पे आ रहे हैं हम। तो जस्टिस का मतलब क्या है? जस्टिस किसके बारे में बात करता है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि सबको इक्वली हमने ट्रीट करना है, और उसमें उसकी रेस, रिलीजन, बर्थ, कास्ट, क्रीड, कलर, कुछ भी उसमें हम नहीं लेंगे। ठीक है जी। ये कोई भी क्राइटेरिया नहीं है।
इन इन सारी चीज़ों को क्राइटेरिया कभी भी नहीं बनाया जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि हमने कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए उन्हें आगे कुछ लेवरेज दी हुई हैं, जो कि हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है जी। तो ये आता है सोशल जस्टिस। फिर आता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। मतलब कि कोई गरीब है, उसके लिए उसको कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। फैक्टर्स लाइक वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी जो है वो आपकी इकोनॉमिक जस्टिस के बेसिस नहीं होने चाहिए। तो जो है हमारा एक कॉम्बिनेशन जो है इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो दोस्तों आज का होमवर्क है कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि जब आप लॉ के अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो कई बार इससे क्वेश्चंस भी टकर आते हैं। ठीक है जी। चलिए अब आते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। इसका मतलब होता है कि सबके इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, मतलब कि सब वोट कर सकते हैं। ठीक है जी। और वोट करने के साथ साथ वो पॉलिटिकल ऑफिसर्स के लिए भी खड़े हो सकते हैं। मतलब कि अगर आप कुछ जो आपके क्राइटेरिया बनाए हुए हैं कि इतने साल से ऊपर होने चाहिए या इतने साल से ऊपर होने चाहिए, आप किसी पॉलिटिकल ऑफिस के लिए खड़े हो सकते हैं। जैसे कि अभी कभी इलेक्शंस हो रहे हैं तो सबका अधिकार होता है कि आप खुद भी खड़े हो सकते हैं। ठीक है जी। और किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आप अगर काम करना चाहते हैं तो वो आपका एक पॉलिटिकल राइट होता है। चलिए अब लिबर्टी के बारे में जानते हैं। लिबर्टी का बेसिक मतलब है कि स्टेट ऑफ बीइंग फ्री विद इन सोसाइटी। ठीक है जी। मतलब कि हमें एक पूरे तरीके से आज़ादी है, और आज़ादी किस चीज़ की है? हमारा जो प्रियम्बल है वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया को देता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप थ्रू द फंडामेंटल राइट्स। देखिए जी, हम प्रियम्बल के बारे में बात कर रहे हैं, बट प्रियम्बल आगे की चीज़ें बता रहे हैं। छोटा सा बताया है प्रियम्बल, लेकिन उसने पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही बता दिया है कि ये चीज़ें हैं। ठीक है जी। और अगर हमारे कभी भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं तो हम कोर्ट ऑफ लॉ में भी जा सकते हैं। ठीक है जी। आगे जब हम लेक्चर्स में करेंगे तो हम रिट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, कि कौन से सेक्शन में आता है। तो दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। ठीक है जी। चलिए अब इक्वालिटी पे आते हैं कि इक्वालिटी जो है वो मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये एसेंस है। ठीक है जी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या कहा था इक्वालिटी के लिए? सारे इंडिविजुअल जो हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं। ठीक है जी। और उनका कभी भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब उन पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। ठीक है। और किन बेसिस पे नहीं हो सकती? कास्ट फैक्टर पे नहीं हो सकती, क्रीड हो गया, बर्थ हो गया, रिलीजन हो गया, सेक्स हो गया, कलर हो गया, इन पूरे फैक्टर्स में कभी भी इनसे मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हम। ठीक है जी। सिमिलरली हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं जिनका कि सोशियो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है वो डाउन हो गया, कि काफ़ी टाइम से उनको काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो उसके लिए उनको हम जो हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनको सेम चांस मिले सब की तरह। ठीक है। ताकि वो अपने टैलेंट्स और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड को ठीक से जी पाएँ। ठीक है जी। चलिए अब आते हैं फ्रैटर्निटी, डिग्निटी और इंटीग्रिटी के बारे में बात करते हैं। फ्रैटर्निटी, डिग्निटी और इंटीग्रिटी। फ्रैटर्निटी का बेसिक मतलब क्या होता है? फ्रैटर्निटी का बेसिक मतलब होता है भाईचारा, और डिग्निटी का मतलब होता है आत्मसम्मान। इंटीग्रिटी का मतलब होता है हम सब एक हैं। ठीक है जी। अब देखिए इंडिया जो है एक मल्टीलिंगुअल, मतलब बहुत ज़्यादा भाषाएं, मल्टी कल्चर मतलब बहुत ज़्यादा हमारे विभिन्न टाइप के कल्चर्स हैं, मल्टी रिलीजियस मतलब कि काफ़ी ज़्यादा रिलीजन है, इस टाइप की सोसाइटी है। अब देखिए जहाँ पे मतलब अनेकता में एकता, आपने बचपन से देखा होगा कि इतना बड़ा कंट्री है, किसी की लैंग्वेज अलग है, किसी का कल्चर अलग है, किसी की रिलीजन अलग है, तो इसमें जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस ओपिनियन आ जाती है। और कई बार ऐसा होता है डिफरेंस ओपिनियन में क्या होता है, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। तो हम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये फ्रैटर्निटी और डिग्निटी के बारे में इसलिए दिया गया है ताकि हमारे अंदर अनेकता और अखंडता जो है वो बनी रहे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बोला गया था। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि हमारे बीच एक हारमोनियस, मतलब कि बहुत ही अच्छे रिलेशन होने चाहिए, ताकि हम चाहे किसी भी भाषा या कल्चर या इकोनॉमिक ग्रुप से आ रहे हैं, हम सब एक हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हमारे कंट्री की एकता कब दिखती है? जब
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल सेमीफाइनल मैच हो, या इंडिया कभी भी क्रिकेट देख रहे हो हम, तो हमारा पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। फिर उसमें हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, बच्चा नहीं, बूढ़ा नहीं, सब इकट्ठे हो जाते। तो वो एक एग्जांपल है एकता में अनेकता का, अखंड भारत में। ठीक है जी। तो इसीलिए हमने डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, फैटर्निटी अमंग पीपल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ जो नेशन है उसको प्रेम्बल में रखा गया था। ठीक है जी। अब इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिमाग में भी आता है, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को एक ना हमने क्या कहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं हम। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि ये जीता जाती चीज़ है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंथीएस्ट है और इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेच करता है कि उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या प्रेम्बल जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि इसमें काफ़ी डिबेट्स हुई थी। और देखिए अब 1950 से स्टार्ट हुआ है, 2021 आ गया है। तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि कितने ज़्यादा अमेंडमेंट एक्ट्स आ चुके हैं। ठीक है जी। थोड़ा हम भी आपसे जान लें कि कमेंट सेक्शन में कि कितने अमेंडमेंट्स आए हैं। ठीक है जी। तो ठीक है, अब देखिए चेंजेस क्या हैं। बर्बरी केस जो था 1960 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सोर्स ऑफ एनी सब्सटेंटिव पावर है कन्फर्ड ऑन गवर्नमेंट और एनी डिपार्टमेंट, ठीक है जी, मतलब उसमें इंटरप्रिटेशन जो भी है केस की या एम्बिग्यूटी इन आर्टिकल्स, इन्होंने मतलब बिल्कुल इस पूरे केस का जिस्ट जो है, लैंग्वेज पे मत जाइए, इस पूरे केस का जिस्ट है कि इन्होंने कहा जी प्रेम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो पहला केस है जी बेरबेरी केस में, उन्होंने कहा कि प्रेम्बल जो पार्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। ठीक है, 1960 में हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट में आया एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस। ठीक है जी। वो केस क्या था, केशव नंदा भारती केस, 1973। ईयर याद रखना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मेन क्वेश्चन है कि जो अमेंडिंग पावर्स है, अब देखिए आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो है अमेंडमेंट की जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है जी। तो इस पे एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेंडिंग पावर जो है क्या वो इसमें मतलब प्रियम्बल पे चलेगी। ठीक है जी। तो जो मेजॉरिटी जो थी फुल बेंच की, पूरा बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा था कि प्रियम्बल जो है, देखिए अब ये आ गया इसमें इंपॉर्टेंट, प्रियम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारे उन्होंने कहा कि प्रियम्बल में हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता किसके अंतर्गत, आर्टिकल 368 के अंतर्गत। ठीक है जी। लेकिन ठीक है जी, लेकिन इसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर इसको अमेंड किया था, मतलब कि इसको 368 के अंदर नहीं किया जा सकता, लेकिन 1976 के अंदर अमेंड किया गया इसको, जिसमें कहा गया था कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड हुआ था। तो आप बोलेंगे सर कि ये तो कह रहा है कि इसको अमेंड नहीं किया जा सकता, बट यहाँ पे तो अमेंडमेंट होगी। ठीक है जी। तो अब इसका थोड़ा सा जानते हैं कि बेसिकली हुआ क्या था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ जी, इसको 368 के अंडर हम नहीं कर सकते, 368 के अंडर वी कैन नॉट अमेंड इट, लेकिन इसकी अमेंडमेंट हो सकती है। अमेंडमेंट जो है वो पॉसिबल है, हो सकती है, बशर्ते कि वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है उससे छेड़छाड़ ना कर रहा हो। ठीक है जी, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे छेड़छाड़ ना कर रहा हो। तो इसने क्या कहा कि प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केशव नंद भारती में कहा था। और जो प्रियम्बल है वो सोर्स ऑफ पावर और सोर्स ऑफ लिमिटेशन और प्रोबेशन नहीं है। ठीक है जी, ये मतलब सोर्स ऑफ पावर नहीं है, इसमें ये आया। ठीक है जी। और इसमें एक और चीज़ कही कि प्रियम्बल का जो है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है किस चीज़ में, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, मतलब कि सोर्स ऑफ पावर जो है वो नहीं है, लेकिन कभी भी कोई चीज़ हमने इंटरप्रेट करनी है, मतलब जानना है, तो प्रियम्बल उसके लिए सोर्स माना गया है। ठीक है जी। फिर अब आता है 1995 का केस, LIC ऑफ इंडिया। ठीक है जी, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC का केस आता है। उसमें फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल ही दिया कि जी प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है जी। तो अब इसमें क्या क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो ये है कि सोर्स के बारे में जो है कॉन्स्टिट्यूशन
वो वी द पीपल ऑफ इंडिया जी आ गया। तो ये LIC ने कहा कि सोर्स जो है हमें पता चलता है कहाँ से है प्रियम्बल का, ठीक है जी। और जो ये देखिए इसमें और भी कहा कि एक्ट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल जो है वो भी याद आया है इसमें, ठीक है जी, LIC के केस से। और ये डिक्लेयर करता है राइट्स एंड फ्रीडम विच द पीपल ऑफ इंडिया इंटेंडेड टू प्रोवाइड टू ऑल सिटीजन, मतलब कि जो भी हमारे राइट्स हैं या फ्रीडम्स हैं वो जो वी द पीपल हैं उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है जी। और किस टाइप की बेसिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब डेमोक्रेसी को कवर कर दिया है, और किस टाइप की पॉलिटी है। तो ये हमारे बेसिक फीचर्स आए, ठीक है जी। तो अब आता है लास्ट में, हम अगर लास्ट में अगर सारा सम अप करें तो उसमें आता है कि हम ये कहेंगे कि प्रियम्बल जो है वो नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर है, और जो पावर ऑफ मतलब ये प्रोहिबिट करता है। प्रोहिबिट किस चीज़ को करता है, मतलब कि ना ये सोर्स देता है पावर का, ना ही ये प्रोहिबिट करता है आपकी पावर्स के लिए, ठीक है जी। और ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, मतलब कि ये किसी भी कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। तो अगर सरासर देखा जाए तो प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। ये एक बिल्कुल, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आता है तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कैन इट बी अमेंडेड, कैन इट बी अमेंडेड, यस इट कैन बी अमेंडेड, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है, माफ़ कीजिएगा पेन थोड़ा चल नहीं रहा, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अमेंड नहीं कर सकता, ठीक है जी। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अमेंड नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो इसी के साथ दोस्तों आज का प्रियम्बल का टॉपिक ख़त्म हुआ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आई होप आप सब ठीक हों। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।